नमस्कार, देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। तो मैं रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का लोकार्पण भी किया गया है, जिसमें गंगा की संस्कृति की प्रदर्शनी लगेगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया गया है। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े। 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो उत्तराखंड के सभी साथियों को बधाई भी दी है और गंगा की निर्मलता आवश्यक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ये बातें कही हैं कि गंगा की निर्मलता आवश्यक है। गंगा की स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया गया। हम नई सोच के साथ आगे बढ़े। चारों दिशाओं में हम एक साथ आगे बढ़े। पानी की एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया को निर्मल गंगा के स्नान का अनुभव होने वाला है। सभी राज्यों के किसानों को आयुर्वेदिक पौधे देने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपए में पेयजल की व्यवस्था भी दी है। तो आपको बता दें कि आज 6 प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर लोकार्पण किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट है जिनका आज लोकार्पण किया गया और उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन हुआ है, जिसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया और संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के सभी साथियों को बधाई भी दी और गंगा की निर्मलता, अविरलता कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है, इस बारे में भी उन्होंने उत्तराखंड वासियों को बताया। तो गंगा की स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया गया और हम नई सोच के साथ आगे बढ़े। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ये जो म्यूजियम है जिसका लोकार्पण किया गया है, इसमें गंगा से जुड़ी जो संस्कृति है उसकी प्रदर्शनियां लगेंगी, जिसके तहत इस म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ये पहला ऐसा म्यूजियम होगा जो कि गंगा संस्कृति को दर्शाएगा। तो इस गंगा संस्कृति को दर्शाने के लिए म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 6 मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन किया गया और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि निर्मल गंगा के स्नान का अनुभव अब हर एक को होने वाला है, पूरी दुनिया को होने वाला है। यानी कि पानी की एक एक बूंद को बचाया है और चारों दिशाओं में हम एक साथ आगे बढ़े हैं। साथ ही गंगा की महत्ता के बारे में उन्होंने बताया और सभी राज्यों के किसानों को आयुर्वेदिक पौधे देने की योजना भी बनाई गई है। इस बारे में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी और उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपए में पेयजल की व्यवस्था की। यानी कि जल की महत्ता के बारे में, जीवन में कितनी महत्ता है, इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेदिक पौधे देने की योजना बनाई गई है किसानों को और साथ ही पूरी दुनिया को निर्मल गंगा के स्नान का अनुभव होने वाला है। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है। गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य नहीं है। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं। सभी धामों के निर्धारित स्थानों पर यात्रियों की अब थर्मल स्कैनिंग होगी। किसी श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो टेस्टिंग होगी और श्रद्धालुओं की संख्या बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800 होगी और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 प्रतिदिन की रहेगी। डीएम सुनिश्चित करेंगे कि टेस्टिंग और बाकी व्यवस्थाएं ठीक रहे। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की टेस्टिंग की जिम्मेदारी हेली कंपनियों की होगी। तो इस वक्त खुशखबरी उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो चार धामों की यात्रा करने वाले थे, और यहीं पर आपको बता दें उत्तराखंड के चार धामों में अब कोरोना रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य नहीं है, जिसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। तो चार धाम यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट अब लाना अनिवार्य नहीं। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए। सभी धामों के निर्धारित स्थानों पर यात्रियों की अब थर्मल स्कैनिंग होगी। किसी भी श्रद्धालु में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो टेस्टिंग होगी। और श्रद्धालुओं की संख्या की अगर बात करें तो बद्रीनाथ में एक दिन में 1200 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 प्रतिदिन ये संख्या होगी श्रद्धालुओं की। तो बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा यानी कि 1200, केदारनाथ में 800 और गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो डीएम जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि टेस्टिंग और बाकी व्यवस्थाएं ठीक रहे, व्यवस्थाओं में कोई कमी पेशी ना हो, इस तरह के आदेश प्रशासन ने दिए हैं। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की टेस्टिंग की जिम्मेदारी हेली कंपनियों की होगी। कोरोना काल में जिस तरीके से हर जगह लॉकडाउन की वजह से देखा गया था कि काफी नुकसान हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन गई, ग्राफ नीचे गया, और वहीं उत्तराखंड में भी पर्यटकों के आने जाने में रोक लग गई थी और अब धीरे धीरे करके उन स्थितियों को बहाल किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना रिपोर्ट यानी कि उत्तराखंड में जाने से पहले भी कोरोना रिपोर्ट लेके जाना जरूरी होता था, अब उसकी भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मसूरी से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार को हर मोर्चे में विफल बताया और सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूर्ण रूप से विफल रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सभी व्यवस्थाओं को शुरू किया जा रहा है और सीएम त्रिवेंद्र रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी की है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर सभी व्यवस्थाओं में फेल रही है ये सरकार, धावा बोला है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रीतम सिंह ने, जिन्होंने सरकार पर हमला बोला और ये बातें कही कि हर मोर्चे पर त्रिवेंद्र सरकार विफल रही है। सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरीके से फेल है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी सभी व्यवस्थाओं को शुरू किया जा रहा है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है काबू पाने में कोरोना संक्रमण को लेकर और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी की गई है। देहरादून से खबर है, जहां पर कृषि बिल पर विरोध को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुद्दाविहीन बताया है। किसान को खुला बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सुबोध उनियाल का बयान है कि किसान को खुला बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, मंडी टैक्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान से भी बचाया जा रहा है। उनियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसी वजह से वो कृषि बिल पर बार बार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, सुबोध उनियाल का कहना। सुबोध उनियाल ने विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कृषि बिल को लेकर, इसको मुद्दा विहीन बताया है और उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा नहीं है, इसी वजह से बार बार कृषि बिल पर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून से खबर है, जहां पर कल से अन्य राज्यों के लिए बस सेवा शुरू होगी और पहले चरण में सिर्फ यूपी के लिए बसें चलेंगी। कोरोना काल से पहले का निर्धारित किराया ही लागू होगा। परिवहन एमडी रणवीर चौहान ने जारी किए हैं संचालन के आदेश। शुरुआती चरण में हर दिन 100 फेरों की अनुमति दी गई है। कोरोना से बचाव के सभी उपाय और सावधानी बरतनी होगी। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन करते हुए ही इन बसों के संचालन की शुरुआत होगी। प्रतिदिन 100 बसें यानी कि शुरुआती चरण में हर दिन 100 फेरों की अनुमति दी गई है और साथ ही सबसे पहले यूपी के लिए बसें चलेंगी और किराया वही होगा जो कि कोरोना काल से पहले निर्धारित किया गया था।
शासन से हमें आदेश प्राप्त हो गए हैं और उसमें एक एसओपी भी निर्धारित की गई है। उसी के अनुसार हम लोग कल से बसों के संचालन प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं और आशा है कि कल से हम लोग उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर देंगे। अन्य राज्यों से भी बात करके आने वाले समय में हम जल्दी बसों का तो बता दें आपको कि कोरोना काल के बाद से परिवहन सेवा बस की जो थी वो बंद कर दी गई थी। अब वो फिर से बहाल करने की तैयारी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रतिदिन 100 फेरे होंगे शुरुआती चरण में और साथ ही कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करते हुए ही इन बसों की शुरुआत होगी। तो अन्य राज्यों के लिए बस सेवा शुरू होगी और पहले चरण में सिर्फ यूपी के लिए बसें चलेंगी और किराया वही होगा जो कि कोरोना काल से पहले निर्धारित था। तो अब यात्रियों के लिए खुशखबरी, बसों की शुरुआत होने वाली है, बस सेवा शुरू होगी। पहले चरण में सिर्फ यूपी के लिए बसें चलेंगी, फिर जैसे जैसे सब कुछ ट्रैक पर आएगा उसके हिसाब से फिर अन्य राज्यों के लिए भी बसों की शुरुआत हो जाएगी। तो कोरोना काल से पहले का निर्धारित जो किराया है वही अभी लागू होगा और परिवहन एमडी रणवीर चौहान ने संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। शुरुआती चरण में हर दिन 100 फेरों की अनुमति दी गई है। कोरोना से बचाव के सभी उपाय और सावधानी बरतनी होगी, यानी कि मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही डिस्टेंस का ध्यान भी रखा जाएगा। उसी के अनुसार ही इन बस का संचालन होगा। प्रतिदिन 100 फेरे किए जाएंगे और पहले चरण में यानी कि शुरुआती चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ये सेवा शुरू की गई है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सभी यातायात सेवाएं बंद कर दी गई थी और धीरे धीरे अब सभी की शुरुआत हो रही है। एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है, अब बस सेवा की शुरुआत हो रही है। तो अब अन्य राज्यों के लिए बस सेवा की शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है, जिसके तहत पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है और कोरोना काल से पहले का निर्धारित किराया ही अभी वसूला जाएगा। साथ ही कोविड-19 की जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई है उनको ध्यान में रखते हुए ही, उनके मद्देनजर ही इन बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो प्रतिदिन 100 फेरे किए जाएंगे और धीरे धीरे जब सब कुछ ट्रैक पर चलेगा उसके बाद अन्य राज्यों के लिए भी ये सेवा शुरू की जाएगी। तो बता दें कि कोरोना से बचाव के सभी उपाय और सावधानी बरतनी होगी। इन बस सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए इन बस सेवाओं की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिनको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और 3 नवंबर को उपचुनाव होगा पहले चरण में और दूसरे में 10 नवंबर को नतीजे, यानी कि सिर्फ एक चरण में ही उपचुनाव हो जाएंगे। यानी कि 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे यूपी में और 10 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। तो रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होना है। यूपी में 7 सीटें कौन सी हैं जिन पर उपचुनाव होंगे? टुंडला यानी कि फिरोजाबाद, यहां पर उपचुनाव होंगे। बुलंदशहर, नौगांवा, सादात, अमरोहा से और साथ ही आपको बता दें कि घाटमपुर, कानपुर नगर और बांगरमऊ, उन्नाव, जौनपुर से मलहनी और देवरिया सदर, ये वो सीटें हैं 7 जिन पर उपचुनाव होना है। तो ऐलान कर दिया गया है तारीख का। 3 तारीख को ये उपचुनाव होंगे और 10 तारीख को घोषणा करती जाएगी नतीजों की। तो 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और रामपुर की स्वार सीट, यानी कि अब तक 8 सीटों पर उपचुनाव होना था, रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। यूपी में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 सीटों पर ही उपचुनाव होगा। फिरोजाबाद से टुंडला सीट पर उपचुनाव होना है, साथ ही नौगांवा, सादात, बुलंदशहर से और अमरोहा, साथ ही कानपुर नगर में घाटमपुर सीट पर उपचुनाव होगा। उन्नाव में बांगरमऊ और जौनपुर, मलहनी और देवरिया सदर,
ये वो सीटें हैं 7 जहां पर उपचुनाव होंगे, जिनका ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। तो आज चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों को लेकर ऐलान किया है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पंचपाल अचानक काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की ट्रूनेट मशीन से हो रही जांच के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक सैंपलिंग कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड को शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आज अचानक मेरा दौरा ये बना कि हमारी ट्रूनेट मशीन के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ कम टेस्ट हो रहे हैं। मैं क्यों कम टेस्ट हो रहे हैं इस चक्कर में यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा कि ट्रूनेट की मशीन में कुछ रिपोर्ट मतलब तो हमने अपने इंजीनियर को सूचित कर लिया, कल 11 बजे आके ठीक करके हमें फिर इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये मशीन ठीक काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये था कि यहाँ आने का ये था कि यहाँ आईसीयू का चल रहा है हमारा, जो 4 बेड आईसीयू हमारे रेडी है। मैं उसको देख रहा हूँ कि वाकई 1 वेंटिलेटर है और 4 आईसीयू है, 4 बेड लगे, तो वो कब से हम चालू कर सकते हैं। उसके लिए मानक ठीक है नहीं है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का हर चीज़ देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक अचानक मेरा दौरा बनाया हूँ डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टरों के साथ आंतरिक कलह निकल कर नहीं, हमारे पास कोई आंतरिक कलह नहीं। मैं डॉक्टर को ये कहा कि भैया। काशीपुर से खबर है, जहां पर सरकारी अस्पताल में आग लगी और अल्ट्रासाउंड कक्ष के एयर कंडीशनर में अचानक आग लग गई। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान ये आग लगी है। आग लगने के दौरान सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र पंचपाल चिकित्सालय में मौजूद थे, तो ये आगजनी की घटना हुई और गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, जिस दौरान ये आगजनी की घटना हुई है। तो अल्ट्रासाउंड कक्ष के एयर कंडीशनर में अचानक से ये आगजनी की घटना हुई।